चलो क्लास शुरू करने जा रहे बेटा लोग। ना लिसन, ऑनलाइन बेटा लोग तुम लोग का आवाज सुनाई दे रहा है? जी सर। चलो, तो क्लास में बेटा हम लोग बातचीत किए थे इफेक्ट के ऊपर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट। ठीक है, आज हम लोग शुरू क्या करने जा रहे हैं, फॉलो करो। यहाँ देख, बॉन्ड डिसोसिएशन, आगे सुनो उसके बाद नोट करना। बॉन्ड डिसोसिएशन है, बोलो बॉन्ड कितनी तरीके से डिसोसिएट हो सकता है बेटा? दो तरीके। दो तरीके। क्या क्या होगा? एक होमोलाइटिक, हेटेरोलाइटिक। होमोलाइटिक और, चलो अब यहाँ पर कुछ चीजों पे ध्यान दो। यहाँ देखो, अगर बॉन्ड ऐसा टूटता है बेटा, ध्यान दे, ये मान ले दो एटम के बीच में बॉन्ड है, और ये बॉन्ड अगर ऐसा टूटता है, ये बॉन्ड बिल्कुल इक्वली, इस बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है बोलो? इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन, ये अगर ऐसे टूटता है, इस तरह का बॉन्ड का टूटने को हम क्या कहेंगे बेटा? होमोलाइटिक। लेकिन अगर बॉन्ड ऐसे टूटता है ए और बी, और अगर मान लो कि बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, तो बॉन्ड जो टूटेगा वो ऐसे टूटेगा, ए प्लस और बी माइनस, है ना? माने मोटा मोटी लॉजिक क्या निकल रहा है कि अगर बॉन्ड इक्वली टूट गया, होमोलाइटिक। इक्वली टूटने का मतलब क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। और अगर ये बॉन्ड अनइक्वल टूटा, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके तरफ चला गया? बी के तरफ, है ना? उस दो में से एक इलेक्ट्रॉन ए का था, वो भी बी के तरफ चला गया, और बी का इलेक्ट्रॉन बी के तरफ आ गया। अगर बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो आप उसको क्या कहोगे? हेटेरोलाइटिक। ये लैंग्वेज यहाँ से एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है, लेकिन आगे चल के ये पढ़ने का टाइम पे आपको ये होमोलाइटिक बॉन्ड टूट रहा है या होमोलाइटिक टूट रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे सुनो, जब भी बॉन्ड होमोलाइटिक टूटेगा, जो रिजल्ट तैयार होगा उस रिजल्ट का नाम फ्री रेडिकल। दिमाग में ये भी बैठा लो कि फ्री रेडिकल कब बनेगा? जब होमोलाइटिक टूटेगा। ठीक है, और यहां पर देखो क्या होगा। मान लो अगर ऐसा एक सिनेरियो देते, एग्जांपल के तौर पे मान लो कि C इज अटैच्ड विथ Y, जहां पर Y का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C से ज्यादा है, ये एक सिनेरियो ले लो। एंड C इज अटैच्ड विथ Z, जहां पे ये मान लो कि Z का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C से क्या है बेटा? कम है। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन में बताओ तो CY बॉन्ड कैसे टूटना चाहिए? C पे क्या आना चाहिए बोलो? C प्लस Y माइनस, Y माइनस, और यहाँ पर कैसा टूटना? C माइनस Z प्लस, Z प्लस, है ना? इसका मतलब फिर से बात करते बेटा, बोल, अगर होमोलाइटिक बॉन्ड टूटेगा तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? फ्री रेडिकल। और हेटेरोलाइटिक अगर बॉन्ड टूटेगा तो रिजल्ट, बोले सर कार्बोकैटायन भी हो सकता है, कार्बन आयन भी हो सकता है। समझ रहा लैंग्वेज? तो हेटेरोलाइटिक जब बॉन्ड टूटेगा तो कार्बोकैटायन या कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा, और अगर होमोलाइटिकली बॉन्ड टूटेगा तो, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कहां पे बॉन्ड को होमोलाइटिकली तोड़ना और कहां पे बॉन्ड को हेटेरोलाइटिकली तोड़ना? तब वो रूल सुनो। होमोलाइटिक जो बॉन्ड होगा बेटा, वो तब फेवर करेगा जब आपके पास हेल्पर होगा, और हेटेरोलाइटिक तब फेवर करेगा जब आपके पास, फेवर का स्पेलिंग देख लेगा, ये नहीं होगा, तब होगा जब आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। एक्स का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, ये समझ में आ रहा है आप लोग को? हेल्पर समझ लो। हेल्पर का मतलब आपके रिएक्शन में क्या होना चाहिए? हीट, या फिर आपके रिएक्शन में होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, या फिर बेटा आपके रिएक्शन में होना चाहिए लाइट, या फिर आपके रिएक्शन में होना चाहिए परऑक्साइड। खेल समझ में आ रहा है? तो जिस रिएक्शन में हीट का इस्तेमाल होगा या जिस रिएक्शन में लाइट का इस्तेमाल होगा, गिवन एग्जांपल जहां लाइट का इस्तेमाल होगा, बोलो। है ना? एक ऐसा एग्जांपल बताओ जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है। कोलबेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। एक ऐसा एग्जांपल बोलो जहां पर परऑक्साइड का एग्जांपल है, यूज हो रहा है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, खराश इफेक्ट। तो यहाँ पर आप देखोगे परऑक्साइड है, जहां पर आप देखोगे लाइट है, जहां पर आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी है। समझ जाना। अच्छा, यहाँ पर बॉन्ड होमोलाइटिकली टूटेगा, और अगर बॉन्ड होमोलाइटिकली टूटेगा तो जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा बेटा, वो इंटरमीडिएट कौन होगा? फ्री रेडिकल। आगे चल के जब हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में एंटर करेंगे तो इस लैंग्वेज का जरूरत पड़ेगा। फिर से बोले, यहाँ से एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है, लेकिन ये लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? चलो फटाफट नोट करो। यहाँ पर सिंपल सा दो बात आप लोग नोट करते रहो
और मेरा बात को ध्यान से सुनते रहो। आपको सिंपल सा दो बात आपको ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखना बेटा आपको? कि बॉन्ड दो तरीके से टूटेगा, होमोलैटिकली या हेट्रोलैटिकली। होमोलैटिकली बॉन्ड टूटेगा तो क्या देगा? फ्री रेडिकल देगा। हेट्रोलैटिकली टूटेगा तो डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बोकैटायन या कार्बन आयन बनेगा। फाइन। और जब आपका बॉन्ड होमोलैटिकली टूटेगा तो कब टूटेगा? जब आपके पास हेल्पर होगा, मतलब हीट होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, लाइट होगा, पेरोक्साइड होगा। और हेट्रोलैटिकली कब बॉन्ड टूटेगा बेटा लोग? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। ठीक है, चलो फटाफट कंप्लीट करो, फिर आगे बात करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? अटैकिंग रिएजेंट। नो, अटैकिंग रिएजेंट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखो, अभी नोट नहीं करना, पहले सुनो। अटैकिंग रिएजेंट कितने तरह का होगा बेटा हमारे पास? और सुन फिर से, यहां से आपके एग्जाम में लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा, अटैकिंग रीजन से क्वेश्चन आएगा। तो आपके पास अटैकिंग रीजन क्या होगा बेटा? एक होगा इलेक्ट्रोफिल और एक होगा, इलेक्ट्रोफिल का सिंबल हम लोग E+ यूज करेंगे और न्यूक्लियोफिल का सिंबल हम लोग E- यूज करेंगे। अब जो बताने जा रहे हैं उस पर ध्यान से सुनो। जो इलेक्ट्रोफिल होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन कम होगा इसका मतलब वो क्या होगा? वो होगा लेविस एसिड होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिल पॉजिटिव भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफिल न्यूट्रल भी हो सकता है। पॉजिटिव का एग्जांपल Na+, Al3+, Al3+, Fe3+, ठीक है ना? हाँ, और बोलो कुछ बोलो। और Ca2+, है देखो, R+, कौन है ये? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। किसका हाँ, सिंबल होगा? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। तो ये सब आपका क्या हो गया? लिविस एसिड हो गया, जो क्या है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रल में बात करेंगे, न्यूट्रल में बात करेंगे, बोलो। AlCl3, BCl3, मतलब ग्रुप 13 का। AlX3 कर दो, मतलब हाँ, सिंपल हाँ, जो आपके पास लिविस एसिड का एग्जांपल होगा। SO3 हाँ, हो गया, BF3 हो गया, ये सब इलेक्ट्रोफिल। अब देखो कुछ और पे भी बात करेंगे, ध्यान देना। बोलो, ये कौन लिख रहे हैं? व्हाट इज दिस? सर कार्बीन। कार्बीन, ठीक है ना? ये कौन है बेटा? ये मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है ना, फ्री रेडिकल। तो याद रखना, कार्बीन न्यूट्रल होता है, फ्री रेडिकल न्यूट्रल होता है। बोल रहे कार्बीन में कितना इलेक्ट्रॉन? बोलो, कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? बस 6। समझो, बोलो। कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 हाइड्रोजन का मतलब 2 बॉन्ड बना तो 4 इलेक्ट्रॉन वहां, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 6। तो बोल कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका मतलब कार्बन क्या नहीं हो गया? सर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। ठीक है ना? यहाँ पे बोल मिथाइल फ्री रेडिकल में कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 7। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन, तो जो भी बचा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो इलेक्ट्रोफिल के तौर पे बिहेव करेगा। ठीक है, अब आज न्यूक्लियोफिल पे बात करते हैं। यहाँ देखो, न्यूक्लियोफिल किसको कहेंगे? चीटिंग करो, बोलो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। हेटिंग नहीं ये लॉजिक नहीं चलेगा। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, ठीक है? अगर 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 आप देखो लॉजिक से अगर बात करेंगे, सुनो, इसका नाम क्या है बेटा? इलेक्ट्रोफिल। तो इलेक्ट्रो हो गया इलेक्ट्रॉन, और फिल का मतलब होता है लव, है ना? फोक का मतलब होता है हेट। अगर इसका नाम न्यूक्लियोफिल है तो आप इसको बोलोगे न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। नाम से समझ। इलेक्ट्रोफिल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, और न्यूक्लियोफिल का मतलब न्यूक्लियस लिविंग। और न्यूक्लियस का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पॉजिटिव को कौन पसंद करेगा? जो खुद नेगेटिव होगा, तो न्यूक्लियोफिल। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा, एंड इट विल बिहेव लाइक व्हाट दे आर एक्चुअली, व्हाट दे आर लिविंग दे। बोल, अब बताओ, न्यूक्लियोफिल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा, है ना? और नेगेटिव का एग्जांपल नेगेटिव होगा। X माइनस, X माइनस, OH OH माइनस, R माइनस है। R माइनस का नाम बोल। कार्बन आयन। हाँ, कार्बन आयन, ठीक है ना? ये सब हो जाएगा।
और न्यूट्रल के एग्जाम्पल में अगर बात करेंगे तो बहुत कुछ है। पानी है, जिसके पास भी लोन पेयर मिलेगा ना, अमोनिया, NH3 है। ठीक है, इस तरीके का जो स्पीसीज होगा वो न्यूक्लियोफिल होगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? आप कुछ इंटरेस्टिंग बात सुनो, रुको। एनबी, याद रखो एनबी, बोलो। H3O प्लस, NH4 प्लस, दे आर नॉट इलेक्ट्रोफिल, याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन। यस सर। अभी आपको हम क्या बताएं कि जो पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये भी तो पॉजिटिवली है, ये भी पॉजिटिवली है, लेकिन ये लोग ऑक्टेट इलेक्ट्रोफिल फील्ड है, नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बोलो? ऑक्टेट फील्ड है सर सबका। इसका आंसर इसलिए बेटा याद रखना है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफिल के तौर पर प्लस होने के बाद भी इलेक्ट्रोफिल है, वो इसलिए बेटा क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और एक इसका लॉजिक बताते हैं, नेक्स्ट पेज में देखो, समझाते हैं। यहाँ पे देखो, H3O प्लस ना फॉलो करेगा रे, ये बात तो तुम लोग को मैं पढ़ा चुके, फिर से पढ़ाना पड़ रहा है। सर बॉन्ड भी H3O कंप्लीट है। NH3O प्लस। अब अगर ये इलेक्ट्रोफिल है तो इसका मतलब क्या होगा? बोलो बोलो। अरे किसी न किसी के साथ जाके जुड़ेगा ना। कौन हाँ। जाके जुड़ेगा? अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन। किसी और के साथ ऑक्सीजन। जुड़े, मान लो एटम ए के साथ जुड़ गया, तो एटम ए के साथ जुड़ने पे कितना बॉन्ड बना देगा? 4 बॉन्ड एक पॉसिबल चार। नहीं बना है। सकता है, इसलिए बिहेव नहीं करेगा। अगर बात करेंगे NH4 प्लस में ना, तो अगर NH4 प्लस में तो नाइट्रोजन किसी के साथ जुड़ेगा तो कितना बॉन्ड हो जाएगा? 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, ठीक है? पॉसिबल तो नहीं है। याद रखना H3O प्लस और ये लोग इलेक्ट्रोफिल नहीं है, ठीक है यहाँ तक? अब देखो कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताना बेटा। Cl माइनस बोल, एसिड है या बेस है? बोलो, एसिड या बेस? बेस। बेस। बेस है। I want to get some better answer, हमको कुछ बेटर आंसर चाहिए। HCl एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। हाँ, आप बोलोगे कि सर Cl माइनस बेस है, अगर आप तो नहीं बेटर आंसर बोलो तो आपका जवाब होगा कि सर Cl माइनस इज द कंजुगेट बेस ऑफ HCl। और याद करो, जिस दिन बेटा आप लोग को आयनिक इक्विलिब्रियम में ABCD पढ़ा रहे थे, उसी दिन बताए थे कि ये सारा टॉपिक हमको उस टाइम जरूरत पड़ेगा जब ऑर्गेनिक का GOC में एंटर करेंगे। देख बेटा वो टाइम आ गया। तो Cl माइनस बेस है और बेटर आंसर क्या होगा? ये कंजुगेट बेस है किसका? HCl का। तो ये हमारा बेस है, एसिड नहीं है। अगला सवाल, Cl माइनस इलेक्ट्रोफिल है या न्यूक्लियोफिल है? सर न्यूक्लियोफिल है। न्यूक्लियोफिल है ना? न्यूक्लियोफिल हाँ। क्या होगा? या तो नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा। नेगेटिव है, न्यूक्लियोफिल है। वेरी गुड। अगला सवाल, Cl माइनस बेस है या न्यूक्लियोफिल है? क्योंकि आप लोग तो यहाँ एसिड है बेस में बेस डिसाइड किए, इलेक्ट्रोफिल और न्यूक्लियोफिल में न्यूक्लियोफिल डिसाइड किए, और अगर दोनों रख दिया जाए तो सवाल उठेगा कि कौन क्या है? दोनों नहीं रहे। अब बोलोगे सर ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अब वो कंडीशन आपको समझाने जा रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफिल, इन दोनों के बीच में क्या फर्क होता है वो बताने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, तो आइए बात करते हैं किसके बारे में। हम लोग बात करने जा रहे हैं, देखो किसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिसिटी, भाषा पकड़ेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में क्या फर्क है, यानी इन शॉर्ट न्यूक्लियोफिल और बेस में क्या फर्क है, ठीक है? अच्छा, अब देखो Cl माइनस न्यूक्लियोफिल भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है ना। तो चलो ऐसा करते हैं कि Nu माइनस हम दोनों के लिए सेम सिंबल यूज करें, बेस के लिए भी Nu माइनस और न्यूक्लियोफिल के लिए भी Nu माइनस। अब रिएक्शन पे ध्यान दो, यहाँ देखो ये हो गया, और बोलो तो ये नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस तरीके का एक मामला बनेगा, चेक कर, ठीक है? हाँ, और यहाँ पर अगर हम H प्लस देते हैं, यहाँ पर ये H प्लस अटैक करेगा और NuH बनेगा। अब फर्क देखो, अगर आपसे पूछेंगे कि बोल बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में फर्क क्या है, बोलेगा सर अगर कोई स्पीसीज अपना नेगेटिव चार्ज या अपना लोन पेयर कार्बन को डोनेट करता है तब वो न्यूक्लियोफिल है, और वही स्पीसीज अगर अपना लोन पेयर
हाइड्रोजन को डोनेट करेगा तो वो बेस है। पहला फर्क समझ में आ रहा है बेटा? कंडीशन ठीक है ना, कि वो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर किसको डोनेट कर रहा है। अगर कार्बन सर। को डोनेट करेगा इसका मतलब वो आप न्यूक्लियोफिल पकड़ोगे, और अगर हाइड्रोजन को डोनेट करेगा तो आप उसको बेस कहोगे। अच्छा, एक और कंसेप्ट आपको यहाँ दिख रहा है कि सर न्यूक्लियोफिलिसिटी जो प्रोसेस आपको दिख रहा है वो इरिवर्सिबल है, जबकि बी वाला प्रोसेस रिवर्सिबल है। देखो आपको यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि बेटा जानते हैं ये कौन सा रिएक्शन हो गया, बेसिसिटी वाला। बोले सर ये तो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है, H+ का मतलब एसिड, और ये मेरा बेस, एसिड और बेस देकर सॉल्ट दिया, रिवर्सिबल रिएक्शन है ये। एसिड बेस का रिएक्शन हमेशा रिवर्सिबल होता है, याद रखना। फाइन, तो बेस जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी प्रोसेस क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहे हैं, वो देखो। अगर बात पढ़ ले पढ़ा तो ठीक, नहीं पढ़ा तो भी ठीक। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज बोलेगा रे वहां से कोई? काइनेटिकली कंट्रोल्ड, एंड दिस इज डायनामिकली कंट्रोल्ड। पहले लैंग्वेज को पकड़ और समझ। दैट मीन्स न्यूक्लियोफिलिसिटी जो प्रोसेस है बेटा वो स्पीड पे डिपेंड करेगा। काइनेटिक का मतलब क्या हो गया, मोशन ना, और आपका जो बेसिसिटी है वो किस पे डिपेंड करेगा, फैक्टर ये एनर्जी पे। इसलिए इसको हम कहेंगे क्या, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। और इसको क्या कहेंगे? अच्छा, ये तो क्या, एक लॉजिक पे बात करते हैं, लॉजिक को समझना। बोल बेटा ये प्रोसेस रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? और ये प्रोसेस अगर 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 यहां पे भी हम एक के लिख देते, यहां पर लिख देते के, और यहां पर लिख देते के, तो बोल इस के को क्या नाम देना चाहोगे आप लोग? ऑप्शन दे, तुम लोग अब हर बात में ऑप्शन का आदत पड़ गया है। रेट कांस्टेंट। ठीक है, पता नहीं किसी दिन तुमसे पूछा जाएगा बेटा नाम बताओ, तो बोले सर चार ऑप्शन देना। रेट कांस्टेंट कहेंगे, और हाँ। इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे। सोच तो ठीक बोल रहे हैं, यस सर। रिवर्सिबल हाँ, है सर। ना। इसका के को क्या जी। कहेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसको क्या कहेंगे बेटा? इक्विलिब्रियम ठीक है, Rate और ये constant। बताने के एक लॉजिक दे रहे बेटे, ये लॉजिक दे रहे। अब बताओ तो रेट कांस्टेंट कहाँ मिलेगा, काइनेटिक्स चैप्टर में कि थर्मोडायनेमिक्स में? काइनेटिकली कंट्रोल्ड है ना। अब Yes, sir। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहाँ मिलेगा? बोले सर थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा जी के साथ के रिलेटेड है, तो ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल। आप ऐसे भी ध्यान में रखो, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, जी, तो sir। ये पार्ट आपका काइनेटिकली कंट्रोल हो गया, और ये पार्ट आपका थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल। क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलिए फटाफट पहले ये कंप्लीट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपको कहाँ से नोट करने वाला है? यहाँ से नोट करो बेटा। पढ़े बेटा, यहाँ के बाद अगर अब आपके एग्जाम में आने का क्वेश्चन जो रहेगा, सबसे ज्यादा चांसेस अब अगला फैक्टर पे है, अगला टॉपिक पे आएगा। आज का क्लास में अभी तक जो पढ़ा है बेटा, अगर कहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अब जो टॉपिक पढ़ने जा रहे बेटा, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। एक क्वेश्चन तो ऐसा पूछता, आप देखना आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिहेव एज इलेक्ट्रोफिल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिहेव एज न्यूक्लियोफिल। ठीक है ना, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिहेव एज बोथ। चलो इस पे भी क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। लिखो तो एक क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बिहेव as both electrophil and nucleophil? ठीक है, चलो ऑप्शन लिखो। दारू, ठीक है बेटा, अल्डिहाइड, कीटोन, अमाइंस, ठीक है। चलिए आइए, सबका ध्यान स्क्रीन पे, डिस्कस करते हैं। बोल बेटा पहला ऑप्शन क्या दिए? अब देखो तो अल्कोहल में, अब बोलो, अल्कोहल को देख करके बोलो क्या लगता है ये कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफिल या न्यूक्लियोफिल? हाँ, न्यूक्लियोफिल। क्यों? सर इलेक्ट्रॉन रिच। है ना?
अच्छा, दूसरा कौन है बेटा? दूसरा है एल्डिहाइड सर, तीसरा कौन है? कीटोन, कीटोन। चौथा कौन था? अमाइन, अमाइन। तो ये तो न्यूक्लियोफिल की तरह बिहेव करेगा। ये भी न्यूक्लियोफिल। एक ये चीज तो भी पक्का कि ये न्यूक्लियोफिल। मेरा आंसर नहीं है। ठीक है, अब सोचो जी तो, ऑप्शन बी को देख तो ऐसे लिख सकते हैं। जी सर, बोल क्या किए? बोथ है ना? न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दो सेंटर आ गया। कीटोन को ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर। अब इस मॉलिक्यूल में ये वाला पार्ट कैसे बिहेव करेगा, और ये वाला, ये इलेक्ट्रोफिल। वाला, न्यूक्लियोफिल ये वाला, इलेक्ट्रो। जी सर। आया समझ में? चलो हाँ, कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिखो तो याद आया, लिखो तो बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिहेव एज इलेक्ट्रोफिल? ऑप्शन लिख। कार्बोकटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन। देखिए, चलिए स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, मिलकर के सॉल्व करते हैं। यहां देखो, पहला ऑप्शन क्या दिए बेटा आपको हम, तो बोलो तो कार्बोकटायन में कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 6। 6। 6। इसका मतलब क्या ये इलेक्ट्रोफिल के तौर पे बिहेव कर पाएगा? बोलो, कार्बन जी फ्री सर, रेडिकल में कितना इलेक्ट्रॉन? तो क्या ये इलेक्ट्रोफिल 7। के तौर पे बिहेव कर पाएगा? कार्बिन के पास जी कितना सर, इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? तो आंसर बोल। ऑल, ऑल। जी सर। होगा? इसको नाइट्रीन कहते हैं बेटा, हाँ, याद रखना। इसको कार्बिन कहते हैं। कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा, वो इलेक्ट्रोफिल के तौर पे बिहेव करेगा। ठीक है, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बिहेव एज न्यूक्लियोफिल? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बिहेव एज न्यूक्लियोफिल? ठीक है, ऑप्शन लिखो। कार्बा अनायन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन लिखो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। थर्ड ऑप्शन लिखो, मेटेलो ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेटेलो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, एल्कीन। बम्पर ऑफर, 4 ऑप्शन के साथ एक ऑप्शन फ्री लिख। 5 नंबर लिखो ऑप्शन, अल्काइन। 5 नंबर ऑप्शन क्या है सर? एल्काइन। ओके सर। शुरू करें बेटा, बोल, एक एक ऑप्शन का एनालाइज करते, बोल।
पहला ऑप्शन कार्बन आयन, क्या ये न्यूक्लियोफिल है? हाँ है, ठीक। हाँ हाँ सर। सर। अब सवाल उठता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एंड व्हाट डू यू मीन बाय मेटेलो ऑर्गेनिक कंपाउंड? पढ़े हैं बेटा ये आप लोग? यस हाँ? सर। बोर्ड पे ध्यान हाँ दो, सर। यहाँ ध्यान दो। नाउ लुक हियर, अगर बेटा आपके पास ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ध्यान से सुनना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो उस तरह बॉन्ड को हम लोग कहेंगे ऑर्गेनो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मेटेलिक कंपाउंड। लेकिन अगर कोई ऐसा बॉन्ड है जहां पर नॉन कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, मतलब मेटल तो बॉन्ड बना रहा है लेकिन कार्बन के साथ बॉन्डिंग हुआ ऑर्गेनोमेटेलिक। है ना। आर माने कार्बन, एल मतलब मेटल, जैसे कि R2ZN डाइअल्काइल जिंक, ये सब क्या एग्जांपल हुआ? अब यहाँ देखो, ऑर्गेनोमेटेलिक। RCOONA, बोल बेटा क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है? रहा है। मेटल है? हाँ है। हाँ। मेटल कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है? नहीं। नहीं किसके सर। साथ कर रहा है? नहीं। ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन। है ना। जैसे कि अगर आपसे बोलेंगे ROK का नाम बोल, ROK का नाम बोलो, ROK का नाम बोलो। वेरी गुड, थोड़ा सीख लो, ये सब लैंग्वेज पकड़ के रखो। देखो पोटेशियम एल्कोक्साइड। इसका नाम इसका अल्कोहल। एल्कोहल, थोड़ा सा लैंग्वेज सीख ले। RO- का नाम एल्कोक्साइड एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड आयन कहते हैं इसको, एल्कोक्साइड आयन, यस ठीक सर। है। और अगर RO डॉट होगा, एल्कोक्साइड फ्री रेडिकल। एल्कोक्सी फ्री रेडिकल। रेडिकल कहते हैं, है ना। जैसे कि CH3O- का नाम बोल, बोले सर ये एल्कोक्साइड बन जाएगा मिथॉक्साइड, मिथॉक्सी फ्री रेडिकल। है ना, मिथॉक्साइड कहलाएगा, है ना। जैसे कि C2H5O- का नाम बोल, इथॉक्साइड। मिथॉक्साइड आयन। C6H5O- का नाम बोल, फेनॉक्साइड। फेनॉक्साइड, फेनॉल से बना फेनॉक्साइड, ठीक है। लैंग्वेज समझ रहे? यस हाँ? सर। तो बोल इसका नाम क्या होगा? ROK का नाम बोले पोटेशियम पोटेशियम एल्कोक्साइड, पोटेशियम एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड। ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल में आ गया बेटा? मेटेलो ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। अब सवाल ये है कि क्या यहाँ पे कार्बन आयन है? सॉरी क्या था हमारा क्वेश्चन है? न्यूक्लियोफिल। सुनो, न्यूक्लियोफिल। अगर RMgx टूटेगा तो बोल R के पे क्या चार्ज आएगा? माइनस। आर पे माइनस। लॉजिक लगाओ ना बेटा। हाँ सर। Mg क्या मेटल है, तो जब टूटेगा ये प्लस लेके चला जाएगा तो R पे क्या छोड़ देगा? Li प्लस लेके माइनस। छोड़ चला जाएगा, माइनस छोड़ देगा। Zn प्लस लेके चला जाएगा, माइनस छोड़ देगा। तो यहाँ पे क्या तैयार होगा? R माइनस। क्या R माइनस न्यूक्लियोफिल है? जी सर। भी न्यूक्लियोफिल है। अब यहाँ सोच, यहाँ पे भी तो Na प्लस निकल जाएगा तो क्या बचेगा? RCO माइनस। RCO यहाँ पे ये माइनस। प्लस निकल जाएगा तो क्या बचेगा? तो यहाँ पे भी RO RO माइनस माइनस मिल रहा है, मतलब ये भी न्यूक्लियोफिल है। तो पहले क्वेश्चन पे आ, है। चारों ऑप्शन में से बोल कौन कौन आंसर होगा? कार्बन आयन, ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड और मेटालो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ABC। बस ये तीन से ही, तो सर आंसर 5 से ही होगा। अगर आप लोग जाओ फिर से आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर खोल करके देखो, जब आपको लीविस एसिड लीविस बेस का कंसेप्ट पढ़ा रहे थे तब आपको हम बताए थे कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड इज एन एग्जांपल ऑफ लीविस बेस। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो लीविस बेस के तौर पे काम करेगा, मतलब वो न्यूक्लियोफिल के तौर पे भी काम करेगा। तो एल्कीन और अच्छा बोलना, न्यूक्लियोफिल क्या करता है? बात कर। इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है ना। जैसे कि हाँ। यहाँ पर क्या होगा? R माइनस अपना डोनेट करेगा, यहाँ पर RO माइनस अपना डोनेट करेगा, यही है ना। अब देखो, हाँ।
अगर आपके पास एल्कीन है बेटा तो वो तो यहाँ कौन डोनेट होने वाला है? पाई बॉन्ड, है ना? हाँ पाई बॉन्ड के पास एक प्रॉपर्टी होता है, वेरी गुड, जोर से बोल, फ्री रोटेशन लोकलाइजेशन। ये पाई बॉन्ड का प्रॉपर्टी, Delocalization. पिछले क्लास में बात किए थे ना? हाँ, तो हाँ पाई हाँ बॉन्ड सर इसका मतलब क्या है, यहाँ से दूसरी जगह डोनेट हो सकता है, तो जहां पाई बॉन्ड होगा वो भी आपका न्यूक्लियोफिल के तौर से बिहेव करेगा। दैट्स क्लियर है? तो आ जाओ क्वेश्चन से, आंसर मार्क करो। बोला आंसर क्या होगा? और उसके बाद आप All चाहो तो साइड में ये मीनिंग लिख करके रख लो, साइड में मीनिंग लिख लो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसको कहते हैं और मेटेलो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं। तो ऑर्गेनो का स्पेलिंग क्या होता है? OR, लड़का यही सर्कस दिखा रहा है, देख रहा, जरा के ओरानो जी उड़ गया। नहीं तो गलत नहीं किया, लड़का कुछ ज्यादा केमिस्ट्री में डूब गया, बोले सर जी फॉर गैस, गैस को उड़ा दी, कहानी खत्म। हो गया बेटा, लोग आगे बढ़े। बिल्कुल सर ए, ये नोट करने का जरूरत नहीं, पर दिमाग में रखना इसको, ठीक है ना? एल्कोक्साइड एल्कोक्सी फ्री रेडिकल किसको बोलते हैं? आप सुनो, अब एकदम पेन पेपर छोड़ दे बेटा, अब पूरा एकदम ध्यान से सुन, देख क्या पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ो, फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट? न्यूक्लियोफिलिसिटी और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफिल है, कौन खराब न्यूक्लियोफिल है, ये आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलो बात करते हैं अच्छा न्यूक्लियोफिल और खराब न्यूक्लियोफिल पे। यहाँ देखो, अभी एकदम कोई नोट नहीं करेगा, सिर्फ सुनेगा, सबका ध्यान बोर्ड पे बेटा। देख, 4 फैक्टर याद रखना जो इससे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करेगा। 4 फैक्टर है बेटा। एक फैक्टर का नाम होगा चार्ज, दूसरे फैक्टर का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा फैक्टर का नाम है सॉल्वेंट, और चौथा फैक्टर का नाम है स्टेरिक एंजाइम। और इन चारों फैक्टर को याद रखने का एक सिंपल सा लॉजिक बता रहे, पहले वो सुन। हम लोग क्या पढ़ने बैठे बेटा? कौन कौन सा चीज है जो न्यूक्लियोफिलिसिटी पे असर डालेगा। नाउ टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफिलिसिटी? तब आप बोलोगे न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है, वो सुनो। बोले सर, नेगेटिव चार्ज डोनेट करने का कैपेबिलिटी। किसको डोनेट करेगा? कार्बन को। हाँ अगर कार्बन को नेगेटिव चार्ज डोनेट करने का जो उसका क्षमता होगा, जो उसका ताकत होगा, जो उसका कैपेबिलिटी होगा, उस ताकत का नाम है न्यूक्लियोफिलिसिटी। और वही नेगेटिव चार्ज अगर कार्बन के बजाय हाइड्रोजन को डोनेट करने बैठ गया, तब हम बोलेंगे उसका बेसिक ऑर्डर, उसका बेस का ताकत का बात होगा कि वो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कौन अच्छा न्यूक्लियोफिल है, कौन खराब न्यूक्लियोफिल है, वीक न्यूक्लियोफिल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिल। बात समझ में आ रहा है? और इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेटा हमारे पास 4 रूल है, पर इन चारों रूल में एक पॉइंट कॉमन होगा, उस पर ध्यान दो। क्या? डोनेट करने का ताकत। कौन इजीली डोनेट करेगा, जितना इजीली डोनेट होगा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना ज्यादा मान के चलेंगे। ठीक है, इसी रूल को फॉलो करते हुए हम लोग एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए पहला पॉइंट पे बात करते हैं। पहला पॉइंट इज व्हाट? चार्ज। अब एक लॉजिक पे बात करो। देखो, H2O एंड OH माइनस, लॉजिक से सोचो, आपको क्या लगता है इन दोनों में कौन अच्छा न्यूक्लियोफिल होना चाहिए? यानी कौन आसानी से अपना चार्ज या लोन पे जो भी डोनेट करेगा, कौन? OH माइनस वाला सर। सोचो ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ कि इन दोनों में कौन है जो अपना लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज आसानी से डोनेट करना चाहेगा? नेगेटिव चार्ज। हाँ बोलेगा क्यों? बोले सर ये तो कंपाउंड बन चुका, न्यूट्रल है, कहीं ना कहीं ये स्टेबल हो गया है। सोच कर देखना, अगर आपसे पूछे इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होना चाहिए, ये ना,
इसका मतलब ये हाँ, ये जिसके पास रिएक्टिव charge क्यों है। है, बिकॉज ऑफ दिस माइनस चार्ज। हाँ। ठीक है, यानी रूल क्या बनता है, तो रूल ये बनता है कि अगर आपके पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और चार्ज मॉलिक्यूल है, NH2- में जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे, दारू न्यूक्लियोफिल है और एल्कोक्साइड भी न्यूक्लियोफिल है। हालो Alkoxide. न्यूक्लियोफिल, आरो माइनस। क्लियर है मैटर। तो चार्ज और न्यूट्रल के मॉलिक्यूल में कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा बेटा, चार्ज। चार्ज। पहला रूल। दूसरा रूल क्या था बेटा, दूसरा रूल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब सिंपल सा बात सोचना, चलो आप लोग बताओ, बोलो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका डोनेट करने का ताकत कैपेसिटी कम होगा। कम होगा। बोलो कम होगा। कम होगा। हाँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन क्या है बेटा, टालने का क्षमता। जिसका टालने का क्षमता ज्यादा होगा उसका डोनेट करने का क्षमता कम होगा। कम तो होगा। यानी जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी रिलेशन क्या है बेटा, इनवर्स। तो मिल गया पहला पॉइंट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दैट न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और साथ में ये कंडीशन याद रखना, ये सभी अप्लाई करना, अप्लाई व्हेन डोनेटिंग एटम बिलोंग्स टू पीरियड। चलो बात समझते, एग्जाम्पल देखो, फॉलो करना बेटा। ए बोल रहे, अगर आपके सामने रख करके दिया जाए NH2-, अगर आपके सामने लिख करके दिया जाए CH3-, अगर आपको लिख के दिया जाए OH-, और अगर आपको लिख के दिया जाए F-, बोलो। और पूछ CH3- में डोनर एटम कौन होगा, कार्बन। NH2- में नाइट्रोजन, OH- में ऑक्सीजन, और इसमें तो देखो Fluorine. कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, Increasing फ्लोरीन, ये order. कहाँ पाया जाता है, सेम पीरियड में। तो हाँ। बोल फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे, इसका मतलब सबसे ज्यादा। सबसे हाँ। कम हाँ होगा। सर। चलो एक और एग्जांपल देते हैं, इसका आंसर आप लोग बताना। अगर आपसे पूछा जाए अमोनिया में और पानी में कौन अच्छा न्यूक्लियोफिल है, वाटर। पानी में ज्यादा होगा। चलो लॉजिक लगाए, बोल रहे NH3 और पानी में न्यूक्लियोफिलिक एटम कौन हुआ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बोले सर नाइट्रोजन के माथा पे लोन पेयर है और ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो न्यूक्लियोफिलिक एटम कौन हुआ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन सेम पीरियड का मामला या ग्रुप का मामला, पीरियड। तो बोल इन दोनों में Period. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मतलब NH3 stronger. NH3 বেটার हाँ। নিউক্লিওফিল होगा। ক্লিয়ার है sir. বেটা লোক, কৌশলী দেখছি ভুল করেছিস মা, ধরেছিস ভুলটা। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ তুই জল বলেছিস, आंसरটা भूल আছে। चलो कुछ एक दो एग्जांपल और बात करते हैं, यहाँ दोबारा देख। मान लो अगर आपसे कहा जाए कि HS- है मेरे पास, Cl- है, बोलो कौन बेटर न्यूक्लियोफिल है। सर HS-। HS-। सल्फर और क्लोरीन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन का। क्लोरीन का का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मतलब उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा। क्लियर है यहाँ तक। हाँ, चलिए सर। तीसरा रूल पे आते हैं, थर्ड रूल पे देखो, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का रूल में जाने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज बता रहे, वो सुनो बेटा। यहाँ देखो, अगर आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहा जाए, भाषा को पकड़ेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऐसा सॉल्वेंट जो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा रे, पोलर होगा। पोलर होगा। अब प्रोटिक का मतलब प्रोटोन डोनेट करेगा। डोनेट करेगा। भूल गए बेटा, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, सब बोले थे कि पकड़ वहां, जरूरत यहाँ पड़ेगा। जो बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम में जब आपको एसिड बेस का कंसेप्ट पढ़ाए हैं, वहां पे आप स्ट्रॉन्ग नहीं किए होंगे, तो बेटा यहाँ आके फंसे। ये बात आपको पहले ही वार्न कर दिए थे कि बेटा वहां ठीक करके रखिए, यहाँ सब कुछ का जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऐसा सॉल्वेंट होगा जो पोलर होगा और साथ में प्रोटिक भी होगा, मतलब वो प्रोटोन देगा। ठीक है, ऐसा सॉल्वेंट का कुछ एग्जांपल पहले देख लो। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल जो प्रोटोन भी रहेगा और पोलर भी होगा, जैसे एग्जांपल पानी, जैसे एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अब एक और लैंग्वेज देखो, पोलर
एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसका क्या मतलब है कि सॉल्वेंट पोलर तो है लेकिन वो प्रोटॉन नहीं देगा। इसका एग्जांपल देखो क्या क्या आता है। इसका एग्जांपल आता है CH3COCH3। कौन है बेटा ये? एसीटोन। इसका कॉमन नाम बताओ तो देखिए जरा। सर मिथाइल साइनाइड। एसिटोनाइट। क्या है कॉमन नाम? एसीटोनाइट्राइल। और कुछ देख ले। डाइमिथाइल फॉर्माइल, डाइमिथाइल अब यहाँ सल्फोक्साइड। समझ लो डीएमएफ किसको बोलते हैं। डीएमएफ का फुल फॉर्म होगा डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। समझना समझना। ए बेटा बोल कौन है ये? भास्कर। फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक फॉर्मिक एसिड का OH हटा करके यहाँ NH2 लगा दिया। बोल आप कौन है ये? फॉर्मामाइड। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड है ना। हाँ सर। अब अगर इस फॉर्मामाइड का में 2 हाइड्रोजन को हटा करके वहां पर 2 मिथाइल डाल दिया, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। आया समझ में? ठीक। अब इससे मिल ले DMSO। इसका नाम डाई मिथाइल मिथाइल सल्फोक्साइड। सल्फोक्साइड। और इसका फॉर्मूला होता है बेटा ऐसा। ठीक है। अभी तक सॉल्वेंट का कोई रूल पढ़ाया नहीं है। अभी सॉल्वेंट का सिर्फ इंट्रोडक्शन दिए। आपको हम 2 तरह का सॉल्वेंट रखे बेटा आपके सामने। एक रखे क्या? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब ऐसा जो पोलर तो है साथ में प्रोटॉन देगा। और एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब पोलर तो है लेकिन प्रोटॉन नहीं देगा। अब एक लॉजिक का बात करते हैं। बात रिप्लाई देना। बोल बेटा कहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने का चांसेस ज्यादा होगा? किस सॉल्वेंट में? किस सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने का चांसेस ज्यादा होगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। लॉजिक यूज करना। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। क्यों? बोले सब प्रोटिक सॉल्वेंट में प्रोटॉन आएगा, प्रोटॉन का मतलब H+ आएगा, H+ का मतलब H आएगा और H होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, है ना। अब फिर से लॉजिक पे बात कर। सोच कि आपको हम 2 कंडीशन दे रहे हैं। कंडीशन क्या दे रहे हैं? S-। ध्यान से सुनना। क्या S- न्यूक्लियोफिल है? बात कर, हाँ है सर। ना। हाँ अब सर। अगर S- को हम पानी में डाल दिया और उसी S- को हम डाल दिया मान लो एसीटोन में, और लॉजिक से सोच S- पानी के अंदर है, S- एसीटोन के अंदर है। इन दोनों में ही किस मामले में क्लोरीन अपना नेगेटिव चार्ज इजीली डोनेट कर पाएगा? लॉजिक किसका? थोड़ा सा सोच, कंसेप्चुअली सोच। एसीटोन में। बोलो ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो देखो कुछ तो देखो, जल्दी देखो। F-, यहाँ जॉल है बेटा, और F- और यहाँ पर एसीटोन है। ठीक है। अब इसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। किसको डोनेट करेगा? हाँ, किसको डोनेट करेगा? H+ को। बोले F- अपना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, या F- अपना नेगेटिव चार्ज किसको डोनेट करेगा? हाँ? जॉल में H+ को करेगा। अब हमको फीलिंग आ रहा है कि हम सुसाइड करेगा। आज अभी थकेगा नहीं। यही कहाँ ना, बहुत ऊंचा छोड़ दे, कैंसिल ना, वो तो होने वाली छोड़ दे। अरे बेटी लोग, बेटा लोग, आंसर सुन ले। आंसर सुनने के बाद अगर तुम लोग को लग जाएगा तो तुम लोग उसमें सुसाइड कर लेगा, डूब के मर जाएगा। आपसे हम पूछे F- अपना लोन पे कहाँ डोनेट करेगा, तुम बोलेगा सर F- तो न्यूक्लियोफिल है, वो कार्बन को डोनेट करेगा, सॉल्वेंट को क्यों डोनेट करेगा? हाँ सर। सॉल्वेंट को क्यों डोनेट करेगा? फंडा इसी को बोलते हैं बेटा फंडामेंटल का कमी। आप लोग हम हर लाइन से पहले फंडामेंटल पकड़ाते हैं, आप छोड़ देते हैं बेटा फंडामेंटल को। बात समझ रहे हैं ना। S- पानी को क्यों डोनेट करेगा? माइनस पानी को डोनेट नहीं होगा, माइनस कार्बन को डोनेट होगा। अगर तुम माइनस यहाँ हाइड्रोजन में पानी को डोनेट कर दे तब तो वो बेस बन जाएगा, फिर न्यूक्लियोसिटी का पढ़ाई कहां से होगा, है ना। अब बात कैसे समझ, तो बोल ये F- अपना नेगेटिव किसको डोनेट करेगा? कार्बन को। लेकिन कार्बन को। क्योंकि वहां पानी भी मौजूद है तो ये पानी इसके साथ बोलेगा मेरे साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले, और उसके पास क्या ताकत है बनाने का, बन जाएगा। अब लॉजिक इस कर, अगर इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा, बनाने के बाद
अब माइनस डोनेट करने का ताकत बढ़ गया कि घट गया? घट गया, क्योंकि वो अपना ताकत घट गया। और लगा दिया। आ रहा बात समझ में? लेकिन यहाँ पर क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं है, प्रोटॉन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर इजीली डोनेट कर पाएगा। ठीक, तो अब अगर सवाल पूछेंगे कि F माइनस अच्छा न्यूक्लियोफिल कहाँ है, सर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में F माइनस अच्छा न्यूक्लियोफिल है। क्यों अच्छा है? बोले सर उसमें एप्रोटिक है, तो प्रोटॉन नहीं है, मतलब H नहीं है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। बेटर है, बात समझ में आ रहा है? अब आगे का खेला देखो कैसे पढ़ना है। यहाँ देखो तो सुन लो, जब मामला सॉल्वेंट का होगा तो 2 बार पढ़ना होगा। 2 बार क्यों? आपको एक बार पढ़ना होगा कि मामला पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का है या मामला पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का। यहाँ तक का बात समझ में आया? तो चलो अब कुछ बात कंटिन्यू करते हैं, सुनो उसके बाद। तो ये देखो सॉल्वेंट का रूल कब अप्लाई करना, पहले नियम सुन लो। आपके क्वेश्चन पे सॉल्वेंट का रूल का खेला तब होगा जब आपका क्वेश्चन डील करेगा ग्रुप, यानी कि इसको और बेटर तरीके से अगर लिखना चाहेंगे क्या लिखना चाहिए हमको? जैसे कि देखो तो पिछली बार में क्या लिखे थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कब अप्लाई करेंगे? ये तब अप्लाई करेंगे हम लोग जब डोनेटिंग एटम बिलोंग्स टू ग्रुप। ठीक है, अब आज अगले पेज में यहाँ पर 2 कंडीशन लेते हैं बेटा। देख, पहला कंडीशन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, अब बोल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, बोल क्या होना चाहिए? जी सर। बात करो, क्या यहाँ पर F माइनस का सबसे कम होना चाहिए? क्यों कम होना चाहिए? इस वक्त प्रोटिक मतलब प्रोटॉन माने हाइड्रोजन माने हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कम हो जाएगा तो ये ज्यादा होगा, मतलब टॉप टू बॉटम बढ़ेगा। जैसे मान लो अगर आपको दे दिया जाए, यहां ध्यान से देखो OH माइनस और HS माइनस, तो बोलेगा HS माइनस ज्यादा होगा। लेकिन दूसरा कंडीशन याद रखना कि अगर आपके पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो ऐसे मामले में खेल पूरा उल्टा हो जाएगा। अब ऐसे फॉलो करना है, समझ में आ रहा है? क्योंकि अब इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कोई गड़बड़ नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, ऐसा होगा। तो मोटा मोटी अब एक बात को समझो, यहाँ पर देखो साइड में लिख रहे हैं, बोलो लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी बोल बढ़ेगा कि घटेगा? वापस आओ, देख के बोलो। घटेगा। बोले सर लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा माने न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगा। तो घटेगा। ऐसे याद रखेंगे कि अगर लेफ्ट टू राइट का मामला होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी लेफ्ट राइट घटेगा। अब आ जाओ टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम में अगर आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है टॉप टू बॉटम बढ़ेगा, लेकिन अगर टॉप टू बॉटम आपके पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो घटेगा। रूल समझ में आ रहा है बेटा लोग? ठीक है, आइए कितना रूल पढ़ चुके हम लोग? 3। चौथा रूल पे आते हैं। चौथा रूल क्या था बेटा? स्टेरिक 100 और सिंपल सा याद रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। मतलब यहां देखो, अगर आपसे कहा जाए ये आपके पास एक न्यूक्लियोफिल है बेटा, आपके पास एक और न्यूक्लियोफिल ये ले लो, और एक न्यूक्लियोफिल ये ले लो, और एक न्यूक्लियोफिल ये ले लो। बोलो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बोलो। इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, है ना? पहला वाले में देखो तो स्टेरिक 100 सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है यहाँ तक? 5 तो पढ़ लिए बेटा। अब एनबी में एक रूल ऐसे याद रखना, एनबी में अलग से एक रूल याद रखना कि इफ डोनर एटम of different species is same, then nucleophilicity is directly proportional to basicity। इस रूल पे ध्यान से सुनो और समझो बेटा। अभी आपको देखो कैसा कैसा मामला समझाया। पहला केस समझाया कि बेटा चार्ज और न्यूट्रल में किसको हम ज्यादा मानेंगे? चार्ज। चार्ज। रूल नंबर 2 और 3 को आप पीरियोडिक टेबल के हिसाब से रखो।
कि अगर मामला पीरियड का होगा तो लेफ्ट टू राइट घटेगा घटेगा, टॉप टू बॉटम, बोले सर जैसे टॉप टू बॉटम है हमको सॉल्वेंट चेक करना होगा, ठीक है, और सॉल्वेंट में अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो टॉप टू बॉटम बढ़ेगा, अदरवाइज घटेगा। लेकिन अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ना वो मामला पीरियड का है, ना वो मामला ग्रुप का है, ना वो मामला स्टेरिक फैक्टर का है, तो कैसे डील करोगे? तब उसके लिए ये रूल आपके लिए if donor atom of different species is same then nucleophilicity is directly proportional to basicity। माने एक एग्जांपल से मान लो, अगर आपसे बात करते हैं, यहाँ ध्यान देखना, बोलो CH3 CH2O माइनस एंड CH3 COO माइनस। अब बोल इस मामले में डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। और इस मामले में डोनर एटम कौन है? तो हम बोल सकते हैं कि सेम डोनर एटम इज सेम, अलग अलग स्पीसीज है लेकिन डोनर एटम। तो ऐसे मामले में कौन अच्छा न्यूक्लियोफिल? तो आप बोलेगा सर जो अच्छा बेस, हाँ, और ठीक है, CH3 जो अच्छा CH2O बेस माइनस वही अच्छा अच्छा बेस। न्यूक्लियोफिल। नाउ द हाँ। क्वेश्चन इज इन दोनों में अच्छा बेस कौन? तो आप बोलेगा सर सर CH3 CH2O माइनस, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कंजुगेट बेस है। बोल दारू और कार्बोक्सिलिक एसिड में अच्छा एसिड कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड तो स्ट्रॉन्गर एसिड, मतलब ये वीकर बेस है, ये अच्छा बेस है, मतलब यही हाँ, सर। अच्छा न्यूक्लियोफिल है। आप उठा करके देखो एम्स में और नीट में बेटा जेई में ज्यादातर न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर जब पूछा गया इस पैटर्न पे पूछता है। ओके सर, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? CH3 CH2O माइनस ज्यादा होगा। ठीक है, चलो एक दो एग्जाम्पल और पे बात करते हैं। मान लो एग्जाम्पल यहाँ देखो, यहाँ देखो, अगर मान लो आपसे अगर क्वेश्चन रखा गया, यहाँ देखो CH3SO3 माइनस CF3SO3 माइनस, बोल अच्छा न्यूक्लियोफिल कौन है? बोले सर ये CH3SO3H एंड CF3SO3H, यही है ना? अब जी इन सर। दोनों में अच्छा एसिड कौन है? राइट साइड वाला अच्छा एसिड है। तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर हो गया। समझ में आ रहा? क्लियर है? चलो यहाँ तक हुआ, अब कंप्लीट करो, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे आएंगे।